नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हमेशा बातें वही होती है जो आपके काम की होती है। आज भी एक बेहद इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाली हूं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो अब बहुत आम है। हर एक दूसरे तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है, ऐसा हम सुनते हैं। बीमारी भले ही आम है, लेकिन सालों तक लोग इसके साथ जीते भी हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव उन्हें करना पड़ता है। आपने ये भी सुना होगा कि डायबिटीज 2 और डायबिटीज 1 टाइप्स भी होते हैं डायबिटीज के। तो आप ये जरूर सोचते होंगे कि आखिरकार डायबिटीज 2 और डायबिटीज 1 होता क्या है। तो आज डायबिटीज 2 की हम बहुत बात करते हैं क्योंकि वो बहुत आम है, बड़े उम्र के लोगों में देखने मिलता है। लेकिन डायबिटीज 1 एक खास उम्र के लोगों में देखने मिलता है और आज उसी पर बात होने वाली है कि आखिरकार डायबिटीज 1 होता क्या है, क्या लक्षण है और किस उम्र के लोगों में ज्यादा देखने मिलता है और आखिरकार क्यों होता है। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डायबिटीज एजुकेटर प्रोफेसर केशवी पंड्या। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, डायबिटीज 1, डायबिटीज के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन डायबिटीज 1 क्योंकि कम उम्र के लोगों में होता है, इसलिए उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है आखिरकार डायबिटीज 1? देखिए, जैसे आपने अभी बोला कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज ये दो अलग अलग डायबिटीज है। अगर हम उसको बहुत आसान भाषा में समझे तो एक डायबिटीज ऐसा है कि जो आपकी बॉडी में एक उम्र के बाद होता है ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस या आपकी खराब लाइफस्टाइल है वो, तो उसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। जब हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपका बॉडी में एक इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो वो आपकी बॉडी में सिक्रीट ही नहीं होता या तो बहुत कम सिक्रीट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो सेल्स, पैनक्रिया के जो सेल्स जहाँ से ये इंसुलिन सिक्रीट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है इन दिस टाइप 1 डायबिटीज, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पाता और आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर, ग्लूकोज के लेवल्स बढ़े रहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली एक क्रॉनिक डिसीज है, एक ऑटो इम्यून डिसीज। मोस्टली छोटे बच्चों में या जुवेनाइल डायबिटीज भी उसको बोला गया है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 30 या 35 इयर्स या 20 इयर्स के बाद हो उसको हम टाइप 2 डायबिटीज ही बोले। अगर उस डायबिटीज का कारण इंसुलिन नहीं, सिक्रीशन नहीं है, तो उसको भी हम टाइप 1 डायबिटीज बोल सकते हैं। लेकिन बहुत कॉमनली ये चीज छोटे बच्चों में देखी गई है, जैसे अभी हमने बात की। और शायद ये हेरिडिटी में मिलता है। हेरिडिटी बहुत सारे, एक्चुअली इसका एक कोई स्पेसिफिक कॉज अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे कॉजेज है, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज, अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज है या फिर दोनों में से कोई भी एक पार्टनर को है डायबिटीज, या जेनेटिकली भी ये ट्रांसफर हो सकता है। सो ये एक बहुत अनकॉमन टॉपिक है, हमें लगता है कि बहुत रेयर डिसीज है, लेकिन जब आप जाओगे फील्ड में, आप बड़ौदा में अगर जाओगे क्लिनिक्स में, तो इतने सारे टाइप 1 डायबिटीज के केसेस है। छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 6 साल के, और उनको इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। तो ये एक सही में एक बहुत ही सीरियस चीज़ है जो अभी और बढ़ रही है, क्योंकि पेरेंट्स अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखते और फिर उसके बाद जो उनका बेबी होता है तो उनको ये सारी चीजें बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती हैं। आप सोचिए, आपकी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल का असर हो सकता है कि बच्चों पर भी हो, और उससे बुरा और क्या हो सकता है कि 5-6 साल छोटे छोटे बच्चों को भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लगे। इंसुलिन होता क्या है? हमने बहुत बार सुना है कि इसको इंसुलिन नहीं बनता है, उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, लेकिन इंसुलिन आखिरकार होता क्या है? मैम, एक्चुअली बेसिकली इंसुलिन होता क्या है? बॉडी में ये प्रोड्यूस क्यों होता है? क्या जरूरत है इसकी? इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। उसका मेन फंक्शन होता है कि हम कुछ भी खाना खाएं तो हमें पता है कि हमारे ब्रेन को सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो ग्लूकोज को वो ब्रेन तक पहुंचाने में, उसको यूज करने में वो इंसुलिन हार्मोन काम आता है। जैसे इंसुलिन मेरी बॉडी में भले प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो मेरे सेल्स में नहीं जा पा रहा कोई भी कारण सर, तो भी मेरा ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, यूज नहीं हो रहा। यस, तो इंसुलिन वो ग्लूकोज के साथ जुड़कर उसको जो है सही जगह पे पहुंचाएगा जहां पर भी बॉडी में उसकी जरूरत है। तो ये काम होता है इंसुलिन नाम के हार्मोन का। तो जब हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, ठीक है, तो उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस हो नहीं रहा,
प्रॉपरली, इसीलिए हमें बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, जी जी। बिफोर मील्स लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के इंसुलिन होते हैं कि जो 15 मिनट में काम करे, या तो फिर जिसका एक्शन 24 आवर्स तक हो, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। तो इसीलिए हम लोग मील्स के पहले इंसुलिन लेते हैं, सो दैट हम खाना खाए उसके बाद जो शुगर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल ये इंसुलिन कर सके। ठीक है, तो ये एक इंसुलिन का काम होता है। तो जब हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं उसको हम पूरी बॉडी में जैसे नॉर्मल इंजेक्शन की तरह नहीं ले सकते, उसकी कोई स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट, जो फैट सेल्स होते हैं, वहां पे उसको इंजेक्ट किया जा सकता है, जो आपका होता है ये फोर आर्म, आपके अब्डोमिनल रीजन के पास और अपर थाइज में। ठीक है, उसके अलावा आप कहीं पे इंजेक्ट नहीं कर सकते इंसुलिन को। यानी इंसुलिन एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है बॉडी में, जिसकी ज़रूरत ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। बॉडी में जितनी ज़रूरत है उसी तरह से प्रोड्यूस होना चाहिए, और जब इसमें गड़बड़ी होती है तो आप डायबिटीज़ का शिकार बनते हैं। चलिए थोड़ी सी और आगे बढ़ती हूँ। और लक्षण क्या है? डायबिटीज़ 1 की हम बात कर रहे हैं और ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम थोड़े से बड़े हैं तो सोच रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रही तो चलो इंसुलिन चेक कराएं, शुगर चेक कराएं, लेकिन छोटे बच्चे में हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे में सिम्टम्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ 1 का कुछ शुरुआत है या कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए, इसके बहुत सारे सिम्टम्स टाइप 2 डायबिटीज से मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि आपको बार बार यूरिनेट करने की जरूरत पड़ती है, आपको बार बार प्यास लगती है। एक्सेसिव हंगर, मतलब भूख बहुत लगती है। तो आप बार बार आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका बच्चा बार बार खाना मांग रहा है या फिर ज्यादा खाना खा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका वेट लॉस हो रहा है। तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम है जो टाइप 1 डायबिटीज में देखने मिलता है, कि भले वो लोग ज्यादा खा रहे हैं या ज्यादा बार खा रहे हैं दिन में, लेकिन दे आर लूजिंग वेट बहुत फ्रीक्वेंटली, और एकदम आपको फिर सिग्निफिकेंट वेट लॉस देखने मिलेगा। तो ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। उसके अलावा के जो सिम्टम्स है वो बहुत सारे टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड हो, लेकिन जब आपने बोला कि जैसे कि हम टाइप 2 डायबिटीज चेक करवाते हैं आफ्टर 25-30 ईयर्स, हमें ऐसा होता है कि चलो हम रिपोर्ट करवाए, लेकिन छोटे बच्चों में वी डोंट एक्सपेक्ट कि भाई ऐसा कुछ होगा। तो अर्ली डिटेक्शन एक चीज है कि जो रह जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे टाइम के पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चों के शुगर लेवल्स इतने ज्यादा है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस में चले जाते हैं फिर। तो इसके सिम्टम्स को बहुत अपने, जब भी बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको बहुत बारीकाई से ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो अपने घर में या फिर स्कूल में एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है। उसको फटीग महसूस हो रहा है, एकदम वीकनेस लग रही है, या तो फिर एकदम से उसका वेट लॉस हो गया है, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है। तो उसमें आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे कि भाई दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ये नहीं बढ़ रहा है, या उसका खाने पीने का इंटेक, यूरिनेशन ज्यादा है, थर्स्ट ज्यादा है। तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी लगे तो हमें सबसे पहले हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या तो फिर डॉक्टर के पास जाके हमें उनकी सलाह के हिसाब से वी शुड गो फॉरवर्ड विद द रिपोर्ट्स। तो देखिए, छोटे छोटे सिम्टम्स है और ज़्यादातर हम नज़रअंदाज करते हैं। बच्चे ज़्यादा खाना मांगते हैं, हम तो खुश होकर खिलाते हैं कि अरे भाई बच्चा अच्छे से खाना खा रहा है, फिर भी वो वेट लॉस करता है तो हम सोचते हैं कि बच्चे खाते पीते हैं, उनका एक्टिविटी ज़्यादा होता है इसलिए उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आप सोचिए कि वजह और कुछ भी हो सकती है, इसलिए बच्चों पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके ग्रोथ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका वेट, उनकी खाने पीने की हैबिट्स, ये सारी चीज़ों को बचपन से ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज़माना ऐसा हो रहा है, लाइफस्टाइल ऐसी हो रही है कि फूड हैबिट्स पर अब कंट्रोल रखना ही होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कुपोषित ही रह जाएंगी, क्योंकि अब उन्हें पोषण नहीं मिल रहा है। डायबिटीज 1 की हम बात कर रहे हैं और खासकर छोटी उम्र के बच्चों में ये देखने मिलती है। ऐसे में डाइट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे वही खाएंगे जो हम उन्हें खिलाएंगे। अब बच्चे जंक खाना सीख गए हैं, उन्हें बाहर का खाना ऑर्डर कर खाना होता है, रेस्टोरेंट्स में जाना होता है। ऐसे में डाइट का क्या रोल रहता है? डायबिटीज 1 टाइप का जो इस डायबिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैम, डाइट हमेशा कोई भी बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायबिटीज में तो शायद और इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाँ ज़रूर जी, कि जैसे आपने अभी बोला कि बच्चे वही खाते हैं जो हम उनको खिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि इस जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन हमें बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है, तो उसके कुछ यूनिट्स होते हैं, तो वो हमें समझना ज़रूरी है कि 1 यूनिट इंसुलिन अगर मैं ले रही हूँ मेरी बॉडी में, तो वो 15 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट है उसको वो यूज़ कर पाएगा जी। तो जितने भी यूनिट्स आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस स्टेज पर पेरेंट्स को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे अनकॉन्शियसली खाते हैं, उनको इधर उधर कहीं पे कुछ पड़ा मिला
ये छोटे बच्चे या फिर थोड़े एडोलेसेंट्स है, कॉलेज में गए, फ्रेंड्स के साथ खा लिया, लेकिन उन्होंने इंसुलिन उस तरीके से नहीं लिया है, तो फिर उसका एक्शन नहीं होगा। उसने इंसुलिन 6 यूनिट लिया है लेकिन खाना बहुत खाया है, तो जितना इंसुलिन उतना ही शुगर कंट्रोल हो पाएगा, एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में चला जाएगा। जी। ठीक है, तो एक ये चीज है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, जो हम लोग बहुत, जब हम पेशेंट्स को या पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं उनका डाइट जो टाइप 2 डायबिटीज से इस तरीके से अलग होता है कि उनको हमें एक्सप्लेन करना है कि आप जो रोज जिंदगी में खा रहे हो, जैसे रोटी, सब्जी, दाल है, चावल है, व्हाटएवर, तो उसका एक पोर्शन साइज में कितना कार्बोहाइड्रेट जाता है, उस हिसाब से आप अपना इंसुलिन का डोजेज ऊपर नीचे कर सकते हो, ऑब्वियसली विद द कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। तो क्योंकि जब डिटेक्ट होता है तो इनिशियल स्टेज में आपको अपना खुद का डाइट समझना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं सारे पेरेंट्स को कि एक फूड डायरी मेंटेन करें। आपका बच्चा सुबह से शाम तक क्या खा रहा है, कितनी क्वांटिटी में खा रहा है, वो आपको एक रिकॉर्ड करके रखना है डायरी में, सो दैट आपको पता चलेगा कि उस हिसाब से आप डॉक्टर को भी दिखाओगे तो डॉक्टर उस हिसाब से उसका इंसुलिन का डोजेज देंगे। उसके अलावा डाइट में ध्यान रखना वो है कि फूड ग्रुप्स तो सारे आप खाओगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, आप 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि मैं केक खाऊं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, मैं एप्पल खाऊं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो मेरा शुगर तुरंत ही बढ़ाएगा और वो इंसुलिन तुरंत एक्शन नहीं ले पाएगा। अगर मैं एप्पल खा रही हूँ या फिर फुल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स खा रही हूँ, तो उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा और तुरंत शुगर राइज नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें इस केस में खाने की ज्यादा जरूरत है। तो जो भी कार्ब्स हम खा रहे हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाए। डायरेक्ट शुगर है, एकदम चीनी है या चॉकलेट्स है या फिर रिफाइंड मैदे की चीजें है, केक्स है, पेस्ट्रीज है, तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। आपको कार्बोहाइड्रेट खाना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपको ग्लूकोज चाहिए, लेकिन आपको चूज करना है कि आपको क्या खाना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, और इससे अलावा बहुत कुछ है, लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं इन टाइप 1 डायबिटीज। जी बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स तो लेना ही होता है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने की बात मैम कर रहे हैं। रीडिंग फूड लेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या रोल है मैम इसका? देखिए, आप जब भी सुपरमार्केट में जाएंगे या कोई भी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो आजकल के पैकेजिंग इतने अट्रैक्टिव होते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चों के लिए चीज़ें बनती है, नॉर्मल टीनेजर्स के लिए, उसके एकदम ब्राइट कलर्स होते हैं। और जो जैसे कि पास्ताज है या फिर चॉकलेट्स है, उसका पैकेजिंग, तो वो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये सब चीज़ों से। आजकल हेल्थ ड्रिंक्स जो आते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं कि भाई हेल्दी है, लेकिन स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए कोई भी पैकेज चीज़ों का लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कितना शुगर डाला है, कौन से फॉर्म में शुगर डाला है, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को दो उससे पहले। जैसे कि कोई भी आप हेल्थ ड्रिंक उसको दूध में मिला के सुबह दे रहे हो, या तो फिर आप कुछ भी स्नैक्स दे रहे हो पैकेट वाले, तो आपको पता होना चाहिए तो कि आपके जो भी आप खा रहे हो पैकेट वाला खाना, उसके अंदर कौन सी चीजें गई है जो आपके डायबिटीज को अफेक्ट कर सकती है या ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए जब भी आप ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हो या तो फिर घर के लिए शॉपिंग कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि मोस्टली उनको घर का ही खाना दे। स्नैक्स है या तो फिर ब्रेकफास्ट है, कुछ भी हो, आप घर पे बना के दो, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या डाला और कितना क्वांटिटी में डाला है। तो और जब आप बाहर से कुछ खा रहे हो या पैकेट फूड ले रहे हो, तो आप इंश्योर करो कि आप प्रॉपरली उसका फूड लेबल पढ़ रहे हो, उसमें कितना आपको शुगर मिल रहा है, कितना नहीं, कितनी क्वांटिटी आपको देनी चाहिए, वो सब उस पे लिखा हुआ होता है, सर्विंग साइज एंड ऑल। तो आप वो पढ़ के समझ के डॉक्टर के कंसल्टेशंस के साथ, डायबिटीज एजुकेटर्स है अभी तो उनके कंसल्टेशन के साथ आप यू कैन गो अहेड। ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप समझ के दो, क्योंकि वो चीज आपको लगेगा कि मेरा बच्चा तो सब नॉर्मल खा रहा है फिर भी उसका लेवल कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप ऐसी कुछ चीज खा रहे हो जिसमें आपको भी नहीं पता कि शुगर है। राइट है ना। तो इस पर्सपेक्टिव से फूड लेबल्स पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हर एक फूड के पैकेट पर लिखा होता है कि इतनी सर्विंग साइज है और इसमें इतना शुगर से लेकर हर चीज, हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ कीमत देखते हैं, ले लेते हैं, कई बार कीमत भी नहीं देखते हैं, लेकिन कीमत के सामने वो जो सारी चीज़ें देखना हम भूल जाते हैं। वो ज़रूरी है कि हम देखें, क्योंकि बीमारियों से दूर रहना है और बीमारियों से दूर रहने के तरीके बहुत छोटे छोटे हैं, जिससे
हैबिट में लाने की ज़रूरत है। अगर ये हैबिट्स आती हैं तो बीमारियां हमसे दूर ज़रूर भागेगी। मैम, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या फूड खाया जा सकता है? जंक तो नहीं खाना है, घर का खाना है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है कि बच्चों को मिलजुल के खिलाएं, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्टिव चीज़ें तो देनी ही पड़ती है, तो क्या दिया जा सकता है? देखिए, जैसे आप हम जो नॉर्मल डाइट फॉलो करते हैं उसमें हमें थोड़े से रूल्स बनाने हैं। जैसे कि जब भी आपने बोला कि घर का खाना, तो आप घर का ही खाना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के खाओ। जैसे कि आपके बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप कुकी कटर्स है उससे शेप दे सकते हो, रोटी को है, या तो फिर आप इडली या ऐसा कुछ बना रहे हो तो उसको आप उसके अंदर आप बीट रूट का प्यूरी डाला या तो फिर स्पिनच का प्यूरी, तो कलरिंग बन जाएगा वो। तो इस तरीके से आप घर पे ही इंटरेस्टिंग खाना बना के उनको खिला सकते हो। बेसिकली आपको सिंपल शुगर्स अवॉइड करना है, जिसके अंदर नॉर्मल चीनी है, चॉकलेट्स है, जो सब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, लेकिन हम उनको उसी उम्र से समझाएंगे तो वो भी अपना खाना माइंडफुली खाएंगे। क्योंकि एक बार वो 18, ये टाइप 1 डायबिटीज ऐसा है कि उसको यू हैव टू टेक इट टू लाइफ टाइम, आपको जिंदगी भर। तो आप अपने बच्चे को पहले से उसके रिलेटेड काउंसिल कर रहे हो तो उनको अगर 18-20 ईयर्स के बाद वो बाहर भी जा रहे हैं तो वो अपना खाना खुद मैनेज कर पाएंगे। राइट। तो आपको पल्सेस, प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ। कार्बोहाइड्रेट्स जो लेते हो कॉम्प्लेक्स लेने हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स है, होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स लेने हैं। पल्सेस में आप सारे प्रोटीन रिच सोर्सेज ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सिर्फ आपको बहुत फैट वाली चीज़ें नहीं ले रही है, जैसे कि चिप्स है या तो फिर वैसी तली हुई चीज़ें हैं, और बहुत शुगरी चीज़ें अवॉइड करनी है। और आपको समझना है कि आप जो भी खा रहे हो उतना इंसुलिन आपको बाहर से लेने की ज़रूरत है इस केस में। तो आप पहले अपना फूड डायरी मेंटेन करो, ये एक हैबिट बनानी ही चाहिए। नहीं है डायबिटीज तो भी बनानी चाहिए पेरेंट्स को, सो दैट उनको मॉनिटरिंग रहे कि भाई उनका बच्चा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। तो वो एक पहले मेंटेन करो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका बच्चा क्या क्या खा रहा है, कौन सी जगह से खा रहा है, कितनी क्वांटिटी में खा रहा है। वो आप अपने डॉक्टर्स को दिखाओगे तो वो लोग भी अच्छे से आपको इंसुलिन का डोज मैच करके दे पाएंगे। तो ये सारी थोड़ी सी चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान में रखने पर फायदा बहुत बड़ा मिलता है। कई बार हम कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता है, खुद का ही ध्यान नहीं रख पाते, ऐसे में फूड डायरी बच्चों की कैसे मेंटेन की जाए। लेकिन अगर बच्चों को हेल्दी रखना है, बीमारियों से दूर रखना है, तो थोड़ी सी मेहनत तो बनती है, क्योंकि आखिरकार सवाल जो है बच्चों का है। आजकल बच्चों में डायबिटीज़, हार्ट अटैक, बहुत सारे डिसीज ऐसे हैं जो 40 या 50 के बाद होते थे, वो अब बच्चों में भी होने लगे हैं। और हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं बीमारियों की और आगे बढ़ रही है। उन्हें अगर हम रोक सकते हैं छोटी छोटी हैबिट से तो क्यों ना किया जाए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ही रेयर टॉपिक है क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन लोग जब जाएंगे क्लिनिक्स में, आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाओ, आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। उनके पेरेंट्स है जो कॉन्स्टेंटली दे आर टेंस्ड कि अभी मेरा बच्चा 18 ईयर्स का होगा, 20, उनको अब्रॉड जाना है, उनको कहीं पे पढ़ने जाना है, वो कैसे मैनेज करेंगे इंसुलिन। तो एक काउंसिलर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना इंडिविजुअल अटेंशन देने का उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। सो इस टाइम पे डायबिटीज एजुकेटर्स है, जो काउंसिलर्स है, वो लोग ये गैप फुलफिल करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इंसुलिन क्यों लेना चाहिए। और इसी तरीके से आपकी स्मूथली जर्नी जा सकती है। अगर आप पहले के थोड़े साल समझ के, पेशेंस रख के आप पूरा प्रोसेस समझ लो तो आप पूरे लाइफ अपने खुद से भी मैनेज कर सकते हो। जी बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर केशवी पंड्या से हम बात कर रहे हैं जो डायबिटीज एजुकेटर है। बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बीमारियों को, हमारी बॉडी को, बॉडी टाइप्स को जानें, हमारे शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम नोट डाउन करें। क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी है, वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बदलाव या छोटी छोटी दिक्कतें जो आती हैं उसे अगर हम माइंड करेंगे तो आगे चलकर परेशानियों से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको तो हमेशा ही जुड़ना है। वैसे भी वीएनएम टीवी को 25 सालों से आप पसंद कर रहे हैं। 26वें साल में वीएनएम टीवी ने मंगल प्रवेश कर लिया है और ये अब सिल्वर जुबली से लेकर गोल्डन जुबली तक का सफर हमें आपके साथ मिलकर तय करना है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वही बातें हम बताते हैं जो आपके लिए जरूरी है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट
सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, ये बातें हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर, यानी कि इंटरनेट से लेकर OTT तक हर जगह आप VNM टीवी को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं VNM टीवी। हाल ही में VNM टीवी को 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और हमारी इस सेलिब्रेशन का पार्ट हमारे बड़ौदा सिटी के बहुत सारे नौजवान बने। अडल्ट्स भी थे, अडोलेसेंट्स भी थे, और जहां हमने उनसे बातचीत की और उनके व्यूज़ लिए मीडियाज़ के बारे में, मीडिया के अप्रोच के बारे में, उनका क्या पर्सपेक्टिव है ये जानने की कोशिश की। उस दिन मुझे और सुवर्चला मैम, जो आज हमारे गेस्ट भी हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं, हम दोनों को एक अवसर मिला कि हम इनकी बातों को सुन सकें और इनके थॉट प्रोसेस को जान सकें। बहुत ही बढ़िया इन बच्चों ने अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर किए, और कहीं हमें ऐसा लगा कि ये बच्चों की एक कंसर्न भी थी कि जो इनके डे टू डे रूटीन के, जो इनके दिनचर्या के जो इनके काम हैं या जो इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं इन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और वो इश्यूज़ पे फोकस नहीं हो पा रहा है। चाहे फिर वो हम एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें या हम पेरेंट्स की बात करें, हमारी रोज़मर्रा की भागदौड़ में हम थोड़ी बहुत चीज़ें कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो आज इसी पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और मैंने और मैम ने डिसाइड किया है कि ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके हम एक सीरीज़ इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जो बच्चे हमें सुन रहे हैं या जिनकी ये कंसर्न्स इक्विवेलेंट है, इन बच्चों के जैसी ही लगती हैं और इन्हें भी यही कंसर्न्स हैं, तो उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन मिले इस क्षेत्र में। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे आज के गेस्ट से, मिस सुवर्चला कश्यप मैम से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई पूरे शहर को, आरती आपको, और आगे जो दिन आने वाले हैं और जो हम प्लान कर रहे हैं हमारे जेन जी के लिए, तो उसके लिए पहले से ही आपसे हम बधाई ले रहे हैं। और शुरू करते हैं हम
आज की चर्चा। एब्सोल्युटली। इस तरह हम बातचीत कर रहे थे मैम, हम दोनों को ही एहसास हुआ कि सोशल मीडिया का आजकल जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर या उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए, जो सही नहीं है उनके एज के लिए, वो भी कंटेंट उन तक आ रहा है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ क्योंकि हम रूटीन में पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ डील करते हैं, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जब बात आती है रिलेशनशिप्स की। मतलब अगर हम उसे एक फेज में ना डालते हुए अगर हम ये स्पष्ट करें कि चाहे रिलेशनशिप पेरेंट या चाइल्ड की हो, सिबलिंग्स की हो, अच्छे फ्रेंड्स की हो, या फिर एक लड़का और एक लड़की की हो, ये सारी चीज़ों को लेके आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में चलते हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? देखो आरती, द थिंग इज कि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और उसके नेगेटिव असर्स भी हैं बच्चों पे, ख़ास तौर से यंग अडल्ट्स या एडोलेसेंट्स पे। लेकिन उसे हम इस्तेमाल अगर सही ढंग से करें तो वो फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि माँ बाप रियलिटी की बातें नहीं करते, टीचर्स रियलिटी की बात नहीं करते हैं और वो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। करेक्ट। अब बच्चे समझ गए हैं, जैसे पता चला मतलब सेलिब्रेशन के दौरान, कि कुछ बच्चों ने यूँ शेयर किया कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें बेवकूफ़ मत समझो। सो बच्चों के साथ डील करने का जो एंगल है, रिलेशनशिप का जो ट्रूथ है, वो हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। राइट। मतलब जो फैक्ट्स हैं वो हमें छुपाने नहीं चाहिए बच्चों से। छुपाने नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें, चलिए लेते हैं रिलेशनशिप एक बॉय और गर्ल के बीच में, अब ये देखने में भी आता है कि जहाँ पे कोएड स्कूल्स हैं वहाँ बच्चे अलग अलग बैठते हैं, लड़के एक तरफ बैठते हैं, लड़कियाँ एक तरफ बैठती हैं। तो ये किस किस्म का कोएड है? करेक्ट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। रियलिटी में हम ये चाहते हैं कि शोल्डर टू शोल्डर, मतलब हम साथ मिलके एक हेल्दी सोसाइटी बनाएं। बिल्कुल। अब वो हेल्दी सोसाइटी कब बनेगी? जब उन बच्चों को हम मौका देंगे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का, करेक्ट, रादर देन अज्यूम करें कि नहीं, अगर ये मिलजुल के रहे तो कुछ गलत ही होगा। सो ये अजम्पशन अगर हम प्रोटेक्शन के लिहाज से ले रहे हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से ले रहे हैं, तब ठीक है। लेकिन अगर हम उनको आधा सच बता के ये डिसीजंस ले रहे हैं तो बहुत गलत है। और बच्चों की नज़र में ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम कोएड स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन साथ नहीं बैठ सकते हैं, क्यों? करेक्ट। यू सी, सो इन चीज़ों से बच्चों को फिर लगता है कि इससे अच्छा है कि हम बैठ के थोड़ी रील्स ही देख लें या कुछ और देख लें, जिससे हमें। बिल्कुल सही बताया मैम। और शायद इसमें क्यूरोसिटी भी बढ़ती है। बिल्कुल कि भाई जो आधा सच बताया गया है तो वो पूरा सच जानने के लिए बच्चे फिर अगेन सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं या कोई ऐसे सोर्सेज के पास जाते हैं जो शायद उन्हें इंफॉर्मेशन दें, लेकिन सही है कि नहीं वो शायद जज करना मुश्किल है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात आरती, कॉन्ट्रडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आजकल देखने में ये भी आया है कि बच्चे देख रहे हैं, आई मीन इट्स नॉट जनरल, बट काफ़ी हद तक बच्चे देख रहे हैं कि अगर जैसे हम पति पत्नी या माँ बाप, जो उनके खुद के माँ बाप हैं, उनके बीच में जो रंजिश है या उनके बीच में जो भेदभाव है, राइट? सो फिर जब वो देखते हैं और जब आप उनको कहते हैं कि नहीं नहीं इस तरह से आपको पेश आना चाहिए, सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये ड्यूअलिटी उनके समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, मेंटर्स को, टीचर्स को, बड़े भाई बहन को, जो उन्हें समझ पाए। और ये तो कहने के मतलब बहुत ही रूटीन चीज़ है। एक रिलेशनशिप होना कोई गलत बात नहीं है, राइट, दोस्ती होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम उसको कोट अनकोट एक दायरे में उसको हम लपेट के रख देते हैं तो तब इन बच्चों को समझने में तकलीफ होती है। जहाँ बात आप सुनने की कर रहे हैं या जज करने की कर रहे हैं तो आई थिंक ये जनरली होता ही रहता है जी। आई मीन ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। हम चाहे छोटे बच्चों की बात करें या बड़े बच्चों की बात करें या इवन पेरेंट्स की, हस्बैंड वाइफ की, इवन एज एन एम्प्लॉय, एज अ बॉस, कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहते हैं और शायद इसी वजह से कुछ लोग खुलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं
पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं कि मैं जो बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ वो सामने वाला शायद उसको गलत तरीके से ना ले ले। और जहाँ बात रिलेशनशिप्स की आती है मैम, ये बहुत ही सुलझा हुआ एक टॉपिक है जिसमें बच्चे डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं क्योंकि शायद वो इतना ऑनेस्टली उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला जो सुन रहा है वो उसको नेगेटिवली ही लेता है और बच्चे को वहाँ काट दिया जाता है। इसी को लग के मेरा आपसे दूसरा सवाल यही है मैम कि जब हम बात रिलेशनशिप की करते हैं, चाहे कोई भी हो, इवन एज अ फ्रेंड, मैं लड़की हूँ और मेरा कोई स्कूल में फ्रेंड है जो लड़का है, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो फ्रेंडशिप क्या मैं अपने पेरेंट के सामने डिस्क्लोज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, किस लिमिट तक कर सकती हूँ? तो ऐसा एनवायरनमेंट पेरेंट जो है वो कैसे क्रिएट करे ताकि बच्चा फ्रीली एक्सप्रेस कर सके? जब आती है पेरेंट्स की बात, कई बच्चों ने कहा कि जेनरेशन गैप है। अब वो जेनरेशन गैप रहने ही वाली है, दैट इज़ ओनली नेचुरल। लेकिन कोशिश पेरेंट्स की होनी चाहिए बनिस्बत बच्चों की कि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करें घर में जहाँ पे चर्चा हो इस बात पे। जैसे मुझे याद है कि द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियली लाइक्ड समवन, मतलब आई मस्ट हैव बीन 17-18, तो सबसे पहले जाके मैंने अपनी मदर से बात की और उनकी रिएक्शन बिल्कुल नेगेटिव नहीं थी। करेक्ट। उन्होंने कहा अच्छा बताओ मुझे कौन है लड़का। सो जब इतनी सी बात भी आप कहते हो तो बच्चा वापस आपके पास आएगा रादर देन आप कहें कि ये गलत है, ये तुम्हारी उम्र नहीं है। वो जो इमोशन है उस इमोशन को रिकग्नाइज करिए। हर फैमिली में अलग माहौल होता है, लेकिन अगर हम एक हेल्दी सोसाइटी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा एंकर्ड रहे, तो एंकरिंग के लिए माँ बाप सबसे पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है टीचर्स या फिर कोई मेंटर्स, भाई बहन, कजन्स, फ्रेंड्स। वो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एक एंकरिंग, एक जगह दें जहाँ बच्चे बिल्कुल निडर होके आपके साथ शेयर कर सकें। और जहाँ तक आई बात, आपने कहा कि रिलेशनशिप, अगर हम अच्छे दोस्त भी हैं, अब मैं जो देखती हूँ और काफ़ी सालों से देखती आई हूँ, उसमें क्या है कि हम इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि अगर किसी लड़की ने यूँ मतलब प्लेइंग फील्ड पे एक लड़के के गले में हाथ डाल के अगर वो घूमती हुई आई, तो सबसे पहले तो टीचर्स नाराज़ होते हैं, पेरेंट्स भी नाराज़ होते हैं कि भाई ये गलत है। सो सब कुछ मैं कहती हूँ कि सही और गलत के बीच में डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं। बच्चे पे विश्वास रखिए। यू मस्ट ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। इफ़ द चाइल्ड इज सेइंग कि ये दोस्त है, तो दोस्ती का भी एक बहुत ही प्यारा सा संबंध है, मैं कहती हूँ। और उसमें जेंडर मुझे नहीं लगता कि एक ऑब्स्टिकल बनना चाहिए, और हमें उन्हें एक हेल्दी प्लेटफॉर्म देना चाहिए। वेरी ट्रू। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चे अपने घर में भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि मदर फादर का जो रिलेशनशिप है वो भी बच्चे देखते हैं कि वो कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और वैसे ही आई थिंक बच्चे जो हैं वो ओपनली किस तरह से एक लड़का या लड़की अपने रिलेशनशिप को लेता है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली पहले तो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से ही लेके स्कूल जाता है और वहाँ से सीखता है। लेकिन मैम कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आज भी स्कूल्स में, जिस तरह आपने मेंशन किया कि कोविड बोल के भी बच्चों को अलग बिठाया जाता है, मतलब हमने ऑलरेडी वहाँ एक लिमिटेशन बना दी है कि लड़के अलग लड़कियाँ अलग। और इसी तरह से ही कई बार कुछ सब्जेक्ट्स जब ऐसे आते हैं, अब जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सेक्स एजुकेशन की, तो जब भी हम बच्चों के साथ, जब मैंने भी इन एडोलेसेंट्स के साथ बात किया, तब हमेशा ये बच्चों ने शेयर किया कि मैम हमें सेपरेट रूम्स में रख के बात किया जाता है, लड़कियों को अलग बात करते हैं, लड़कों को अलग बात करते हैं। तो हम ये क्या इम्प्रिंट हम दे रहे हैं हमारे बच्चों को, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। हम बच्चों को कैसे कह सकते हैं कि तुम सही हो या तुम गलत हो, क्योंकि हम खुद ही उसके लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। तो एज अ पेरेंट, इवन एज एन एजुकेटर, मुझे अपने माइंडसेट में क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि बच्चा खुलकर मेरे पास आए और ना कि किसी और को ढूंढे जो उसे गलत दिशा में ले जा सके? वेरी गुड। देखिए, एक रही बात गलत दिशा में ले जाने की, और दूसरी हुई बात कि क्या हम उन्हें वैसा माहौल दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
अब स्कूल की जहाँ तक जवाबदारी आई वुड से या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है कि वो सोसाइटी का एक रूप है। एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में आप उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं, आप उन्हें मौके दे सकते हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की। तो सारी चीज़ जो है वो रिस्पेक्ट से शुरू होती है। Right. इफ़ वी डू नॉट गिव देम एन एनवायरनमेंट ऑफ इक्वालिटी, आगे हम कैसे कह सकते हैं कि लड़कों को ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए या सेंसिटाइज्ड होना चाहिए। Right. आपने बात की सेक्सुअल एजुकेशन की या सेक्स एजुकेशन की, जहाँ पे भी ये मुद्दा खड़ा होता है तो लोगों के जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे बात करोगे। राइट, बात करनी ज़रूरी है, हर चीज़ में डायलॉग ज़रूरी है एंड एज अप्रोप्रिएट। हम नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत छोटे बच्चों से ये बात करें, लेकिन जब वो तैयार हैं, जब वो समझने के दे आर गुड इनफ और बिग इनफ टू अंडरस्टैंड, तब ये बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन की बात हुई, अब उसमें भी छुप के या छुपा के क्यों कहना, करेक्ट, अलग कमरों में बच्चों को समझाना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप अलग अलग भी रख सकते हैं एंड देन गेट देम टुगेदर सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट अ गर्ल गोज थ्रू और व्हाट अ फीमेल गोज थ्रू एंड व्हाट अ बॉय गोज थ्रू। दोनों के लिए उतना ही ज़रूरी है। लेकिन आरती, जैसे आपने कहा कि कुछ हद तक अभी अडल्ट्स भी इस बात की तैयारी में नहीं है और वो खुद अजम्पशन से चल रहे हैं एंड इस वजह से गैप जो है वो बढ़ती जा रही है। राइट। तो वही है कि हमारे जो ये प्रोग्राम्स का हमने इनिशिएट आज सोचा है मैम, काफ़ी हद तक हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो कंटेंट है वो बच्चों तक पहुँचे। और हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो ऑडियंस हमें देख रही है, कि नीचे चैट बॉक्स इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने सजेशंस, कमेंट्स शेयर कर सकें। स्पेशली जो बच्चे हमें देख रहे हैं, हम रियली आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको सही दिशा एटलीस्ट सपोर्ट कर सकें। दिशा लेनी नहीं लेनी, सही गलत, वो आप डिसाइड करें। लेकिन जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में हैं, जो आपको, वो कहते हैं ना कि एक रोलर कोस्टर हो जाता है इमोशंस का, फीलिंग्स का, और सही हम नहीं समझ पाते कि अभी जो अंदर चल रहा है वो क्या है, तो वो हम आपको बकायदा मैं और मैम सोच रहे हैं कि हम आपके साथ एक सपोर्ट की तरह बन सकें, खड़े रह सकें। तो कमेंट बॉक्स जो है, चैट बॉक्स है, उसका यूज़ करें। प्लीज़ वहाँ पर लिखिए कि आप ऐसे और कौन से टॉपिक्स पे चर्चा करना चाहते हैं, ताकि हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और अगर आपका टॉपिक हमें लगता है कि सही में उस पर चर्चा बनती है, तो हम डेफिनेटली उस पर भी एक एपिसोड शूट करने का या इंटरव्यू करने का ट्राई करेंगे। चाहे फिर वहाँ पर सुवर्चला मैम साथ में हो, या अगर आपको लगता है काउंसलर की ज़रूरत है तो हम काउंसलर के साथ भी कर सकते हैं। पर प्लीज़ यूज़ करिए, क्योंकि आपका जो माइंड में जो एक थॉट चल रहा है, वो आपने गूगल पे डाल के पूछ लिया कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको आपका जो रिएक्शन है, मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको कैसे केटर करना है वो तो गूगल नहीं बता पाएगा। उसके लिए आपको 1 to 1 बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे फिर वो आप अपने पेरेंट के साथ बात करें, अपने दोस्त के साथ बात करें, अपनी टीचर के साथ बात करें, या एक काउंसलर के साथ बात करें, वो सारी चीज़ें हम आपको हेल्प डेफिनेटली सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे कि हमारे जितने भी सेशंस हैं फ्यूचर में वो आपको बेनिफिट कर सके। मैम, इस एपिसोड को यहाँ ही विराम देने की मैं डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं, ताकि हम और आगे अगले एपिसोड में इन बच्चों के साथ जुड़ सकें। क्या संदेश अगर आप देना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को आज ये स्पेशल इस सेशन के लिए? बहुत ही ब्रीफली मैं कहूँगी कि गिव देम अ चांस, उन्हें सुनिए, उन्हें मौका दीजिए, और आप देखेंगे जैसे हमने देखा कल कि किस बखूबी से वो अपने जो ख्यालात हैं सामने रखते हैं। ऑल दे नीड इज़ अ प्लेटफॉर्म। सो हम VNM की तरफ से ये प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी उन्हें एक मौका दीजिए। ट्रस्ट देम एंड सी द मैजिक। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी बात है। भरोसा, ट्रस्ट हर रिलेशनशिप का सबसे पहला पड़ाव है, जो हर रिलेशनशिप में हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन देना भी पड़ता है, दोनों तरीके से। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अगर एडोलेसेंट हैं और ये वीडियो अगर आप तक
इंफॉर्मेशन ला रहा है तो इसे अपने ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।